आ रही सर? चलिए देखिएगा, अब हम क्लास ब्रेक हो गई थी, अब क्लास को यहीं से फिर शुरू करेंगे हम लोग। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों आपस में भाई थे। चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा भाई था और बड़ा भाई रामगुप्त था, ठीक है। और रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, ठीक है। ये ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी थी। अब इन्हीं ध्रुव देवी जब रामगुप्त शकों से युद्ध करने गए तो शकों ने रामगुप्त को क्या किया, पराजित कर दिया, ठीक है। पराजित कर देने के उपरांत यह इनकी पत्नी को ले गए, मतलब अपहरण कर लिया। ध्रुव देवी का जब अपहरण कर लिया तब चंद्रगुप्त द्वितीय स्त्री का वेश धारण करके जाएंगे। किसका? स्त्री का वेश धारण करके ध्रुव देवी को लेकर आ जाएंगे, शकों को पराजित कर देंगे। जो शकों को पराजित करने के बाद ध्रुव देवी से ही क्या कर लेंगे, विवाह कर लेंगे। तो ये इन दोनों का फिर क्या हो जाएगा, आपस में विवाह। मतलब किससे विवाह किया बताइए? ये क्या लगेगी इनके? ध्रुव देवी क्या लगती थी? भाई की पत्नी है। भाई की पत्नी मतलब देरानी लगेगी, क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए थोड़ा सा। भाभी। भाभी मतलब, हाँ छोटा मतलब छोटा भाई, हाँ सॉरी भाभी। अच्छा, इनकी पत्नी होती तो रामगुप्त की क्या लगती हो? अगर चंद्रगुप्त की कोई बहू। पत्नी है, तो रामगुप्त की क्या लगेगी? बहू। बहू। लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा सामाजिक परिवेश का ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। मतलब भाभी से निकाह कर लिया, ठीक है। तो भाभी से निकाह नहीं कर लिया, उनका जीवन का संरक्षण कर दिया, ठीक है। होना चाहिए ऐसा, ठीक। और ऐसा मतलब होना चाहिए, ये विशेष परिस्थिति में होना चाहिए। एक अभी वर्तमान में ऐसी घटना भी देखने को मिली है। किसी का पति शांत हो गया था, उसकी एक पत्नी थी, कम ही उम्र थी, मात्र लगभग 18-19 साल की वर्ष की थी, सॉरी 26 वर्ष की, और उनकी एक बेटी भी थी। उससे विवाह कर लिया उसके छोटे भाई। तो सेम जैसे कि बहू लगेगी ना? बहू लगेगी ना? ये तो भाभी है ना, ये तो छोटा भाई है। छोटा भाई, ये तो भाभी लगेगी उसको, ध्रुव देवी। नहीं सर, ये तो भाभी लगेगी, लेकिन चंद्रगुप्त की बीवी। अगर हाँ चंद्रगुप्त की बीवी अगर होती, इसने शादी, उसकी बीवी नहीं की, उससे पहले उसने शादी कर लिया, तो इसकी जो बीवी होती वो रामगुप्त की बहू लगेगी, और क्या बड़ी बहू क्या बोलते हैं, हाँ बहू लगेगी, जो भी है ठीक है। चलिए ये कहानी, अब जो ये कहानी बताई इसका उल्लेख कहाँ है, ये क्वेश्चन बनता है आपसे, ठीक है। ये इतनी कहानी तो हमने देख लिया है कि रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, जिसको शकों ने अपहरण कर लिया, जिसे चंद्रगुप्त शुरुआ कर लेकर आ गए और उससे विवाह कर लिया। ये मिलता आपका विशाख दत्त की एक पुस्तक है, विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस नहीं है, ध्यान रखिए, आपके मन में वही क्वेश्चन आ रहा होगा क्योंकि मुद्रा राक्षस की आपने एक ही बुक पढ़ी है सिर्फ, ठीक है। मुद्रा राक्षस ही बुक पढ़ी है विशाख दत्त की। इनकी एक और पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में इस कहानी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वारा ध्रुव देवी से निकाह करने के उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसलिए तो चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में ये पॉइंट भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक पद्धति को भी अपनाया। मतलब कई सारे विवाह करते थे, विभिन्न क्षेत्रों को अपने इसमें समावेशित कर लेते थे। ये इसकी एक पॉलिसी कही जा सकती थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को जिसने किसको पराजित किया, शकों को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, इसीलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शकारी, शकों का नाश करने वाला, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भारतीय अनुश्रुतियों में शकों का विजेता या शकों का विनाश करने वाला कहा जाता है, जिसे शकारी के नाम से उल्लेखित किया जाता है, ठीक है। सर ये रामगुप्त की मृत्यु हो गई थी क्या? इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की? नहीं, ये रामगुप्त की। रामगुप्त की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो जाएगी तभी तो नव विवाह करेंगे उनसे। तो रामगुप्त इतना कोई खास शासक नहीं था ना? सर जो रामगुप्त था ये इतना प्रभावशाली शासक नहीं था सर। प्रभावशाली शासक नहीं था ये समुद्रगुप्त के बाद कुछ समय तक ये शासक बना था सिर्फ। बस इसका तो आप हिस्ट्री में उल्लेख भी नहीं देखते, रामगुप्त के बारे में इतनी चर्चा, बस इसी स्टोरी की बात होती है, वो भी देवी चंद्रगुप्तम के बारे में जब बतलाया जाता है तो इसी स्टोरी के बारे में पता चला। इतना प्रतापी शासक होता तो शकों को विनाश कर देता, शकों को ये भी पराजित कर सकता था। तो ये प्रतापी शासकों की श्रेणी में नहीं आता है रामगुप्त, जो अपनी पत्नी को ही नहीं बचा पाया, ठीक है। जो पत्नी को नहीं बचा पाएंगे उसको क्या एक प्रभावशाली शासक कह सकते हैं क्या हम लोग? तो बस इतिहास में जब ये घटनाक्रम दिखा है तो उससे पता चल गया कि रामगुप्त ऐसा प्रभावशाली शासक नहीं था। जो छुड़वा कर जो लाया है वो प्रभावशाली कहलाएगा,
इसीलिए तो इसको शकारी कहा जा रहा है, शकों का नाश कर देने वाला। ठीक है, एक बात और इसमें नोट कर लीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, इनके सिक्के थे व्याघ्र शैली के और चांदी के सिक्के इनके थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्र शैली और चांदी के। विक्रम और उपाधि तो आपको पता ही है, परम भागवत की उपाधि धारण करेंगे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। ठीक है, और आप बताइएगा मुझे, एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। चीनी यात्री कौन था? फाहियान। ये सारी बातें ना इंडियन हिस्ट्री में की जाती है, एमपी की हिस्ट्री में नहीं, लेकिन अपन थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे टॉपिक को, नहीं तो आप सो जाएंगे सब लोग। और समय भी ऐसा चल रहा है कि आसाम से आपको नींद भी आ सकती है। तो फाहियान एक चीनी यात्री था। ये चीनी यात्री 399 ईस्वी 399 ईस्वी में कहाँ की यात्रा पर आया था? भारत की यात्रा पर आए थे। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इन्होंने एक विशेष बात कही थी, इन्होंने कहा था कि यहाँ पर मृत्यु दंड जैसा कोई दंड नहीं दिया जाता है। क्या कहते हैं ये फाहियान? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए और आने का मेन उद्देश्य था इनको बौद्ध धर्म के बारे में इनको जानकारी प्राप्त करना थी। ठीक है, और ये कहाँ से? उत्तर भारत से प्रवेश करेंगे, मध्य एशिया से आएंगे, मध्य एशिया से होते हुए ये जो आपका ताम्रलिप्ति है, उड़ीसा में पड़ता है ताम्रलिप्ति, उधर से होता हुआ ये आपका बंगाल, बंगाल की खाड़ी से होता हुआ इंडोनेशिया तरफ से वापस निकलकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि भारत में क्या नहीं दिया जाता है? मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। तो ये इन्होंने कहा था, और साथ में क्या कहा था कि भारत में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग भी नहीं होता है। यह भी किसने कहा था? फाहियान ने, कि ना तो मांस का प्रयोग करते हैं यहाँ के लोग, ना मदिरा पीते हैं, ना ही यहाँ पर प्याज का सेवन किया जाता, ना ही लहसुन का सेवन किया, जैसे कि बनिया लोग करते हैं। अब इसका क्या कारण है मुझे तो नहीं पता। ठीक है, ऐसा सुना है हमारे मित्र कुछ ऐसा है जो इन दो चीजों का, प्याज का और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। अब क्या कारण है? हो सकता है वो गुप्त काल से प्रभावित, हम तो यही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल में फाहियान ये देख रहा है तो इसका मतलब ऐसा होता होगा। और 399 में आए थे और 414 वापिस लौट जाएंगे। बताइए कितने समय तक रहे? 15 वर्षों तक। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि फाहियान जो यात्री आया था, चीनी यात्री, भारत में कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक। और आपको कब याद रहेगा ये कालक्रम याद रहेगा, या सीधा कालक्रम पूछ लिया जाएगा कि फाहियान यात्री कब से कब तक रहा है भारत में? तो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा है। ठीक है, फिर श्रीलंका भी चला गया था ये। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी, ये ध्यान रखिएगा, ये मेन चीजें चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर। अब हम सीधा कुमारगुप्त के बारे में चर्चा करते हैं। कुमारगुप्त के बारे में जो मेन बात है वही हम देखेंगे यहाँ पे कुमारगुप्त को लेकर। कुमारगुप्त के कुछ अभिलेख है, मंसूर अभिलेख है इसका। मंसूर अभिलेख में इसके शासन की जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख में? मंदसौर, मध्य प्रदेश से संबंधित मंसूर अभिलेख में क्या मिलती है? शासन की जानकारी। तो मंसूर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में, इसके शासन की जानकारी मिलती है। साथ में एक और बात इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो था आपका कुमारगुप्त कौन रहेगा? सीधा है कि इसके पहले जो शासक उसका पुत्र है। तो साथ में जब मंसूर अभिलेख में इसकी जानकारी मिल रही है, तब मंसूर को क्या कहा जाता था? दशपुर। तो कुमारगुप्त के शासनकाल में मंसूर का नाम क्या था आपका? दशपुर ही था, ना कि मंसूर। लेकिन वहां से जो प्राप्त हुआ है अभिलेख, उसका नाम था मंसूर अभिलेख। तो ये बात भी आपको कुमारगुप्त के बारे में ध्यान रखना है। एक और बात ध्यान रखिएगा इसमें, मयूर प्रकार के सिक्के, अभी तक कौन से सिक्के चल रहे हैं आपके? गरुड़ प्रकार के। अब इसने कौन से सिक्के चलाए? मयूर प्रकार के सिक्के। तो ये फैक्ट याद रखना है, पूछा जा सकता है कि गुप्त का वह कौन सा शासक है जिसने गरुड़ प्रकार के सिक्के को परिवर्तित कर मयूर प्रकार के सिक्के का प्रचलन करवाया? तो वो था आपका, कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त। ठीक है, और जो मैं पूछ रहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे हम, तुम्हें अभिलेख का, बताइए कहां से मिला आपका? गुना से। तुम्हें अभिलेख ये वही शासक है
जिसके बारे में मैंने क्या था कि आप खोज के आइएगा। क्या खोज के आएंगे, अब यही बता देंगे इसको कि कुमार गुप्त को तुमेन अभिलेख में क्या बताया, शरदकालीन सूर्य की भांति से बताया गया। शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया है। मुझे जहां तक लगता है इसका मतलब ये होता होगा, मैं गेस कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को पता है। शरदकालीन में सूर्य कैसा होता है, क्या ज्यादा चमकीलापन होता है कि नहीं होता है? तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह कुमारगुप्त शासक तो थे, ठीक ठाक थे, लेकिन इतना प्रभाव, इतना प्रकाशित शासक नहीं थे, इतना प्रभावशाली शासक नहीं थे। इस आधार पर इनको थोड़ा निकम्मा टाइप का कहा होगा या तो तुमेन या तुमेन अभिलेख में सूर्यकालीन शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया, जो इतने चमकीले नहीं थे, मतलब इनका शासन इतना विस्तृत नहीं था, इस आधार पर कहा जाता होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है कि तुमेन अभिलेख में शरदकालीन सूर्य के समान कुमारगुप्त को बतलाया गया है। फिर इनके पुत्र बनेंगे स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा कहाँ मिलती है, आपका भीतरी जो अभिलेख है, भीतरी अभिलेख, तो भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा मिलती है, और उसमें यह बताया गया है साथ में कि मंदसौर अभिलेख में शासन की जानकारी किसकी मिलती है, कुमारगुप्त की। इसी मंदसौर अभिलेख में जो स्कंदगुप्त है, जो मंदसौर अभिलेख में स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त के बारे में यह कहा गया कि इसके समय ही जो स्कंदगुप्त है, इसी के टाइम पर हुण का सर्वाधिक आक्रमण, या पहली बार हुण का आक्रमण हुआ था, हुण का आक्रमण। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मंदसौर अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया कि इनके शासन के समय पहली बार हुणों का आक्रमण हुआ था। तो किसके बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, और एक और ध्यान रखना आपको, जिससे सूफिया अभिलेख में हमने देखा था कि घटोत्कच से गुप्त वंश की वंशावली प्रारंभ हुई है, उसी सूफिया अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है कि ये भी गुप्त वंश का शासक रहा है। बस इतना कहा कि ये गुप्त वंश का शासक रहा है, इतनी बात कही है सर, पर याद रखें तो अच्छी बात है। बाकी सूफिया अभिलेख में वही बात मैंने आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश की वंशावली घटोत्कच से प्रारंभ हुई है। इस पॉइंट को याद स्किप कर दीजिए ताकि आप कंफ्यूजन होंगे नहीं। बस ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था, ऐसा सूफिया अभिलेख में इनका नाम भी मिलता है। ठीक है, अब भानुगुप्त के बारे में चर्चा करते हैं। भानुगुप्त गुप्त वंश के शासन में जिसमें सबसे ज्यादा हुण का आक्रमण, देखिए सबसे पहले हुण का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय, सबसे पहले हुण का आक्रमण स्कंदगुप्त, सबसे ज्यादा हुण का आक्रमण, सबसे ज्यादा हुण का आक्रमण ये कहां पर हुआ, इसके शासनकाल में, भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त के समय सबसे ज्यादा हुणों का आक्रमण हुआ, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा पॉइंट है। और गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तो उसकी पत्नी सती प्रथा का पालन किया था, तो एरन अभिलेख से पता चलता है। तो इस सती प्रथा का साक्ष्य हमें एरन अभिलेख से प्राप्त हो रहा है, वो भी हमें भानुगुप्त का अभिलेख एरन अभिलेख से प्राप्त चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? चलिए आगे चर्चा करते हैं इसकी। अब अन्य शासक के बारे में देखा जाए कि अन्य शासक कौन से थे, तो कई सारे शासक आएंगे। कुमारगुप्त द्वितीय आएगा, बुधगुप्त आएगा, भानुगुप्त आएगा, कुमारगुप्त तृतीय आएगा, ऐसे कई शासक आएंगे जिसका हमें कोई विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करनी है। लेकिन एक शासक के बारे में सिर्फ नाम याद रखना है कि विष्णुगुप्त तृतीय। कौन सा, विष्णुगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त थर्ड, ये इसका अंतिम शासक था, अंतिम शासक इसका गुप्त वंश का। छोड़िए, तो क्या याद रखना आपको, विष्णुगुप्त थर्ड, जो कि इस वंश का, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब इसमें हम जो अभिलेख की बीच बीच में कई सारे अभिलेख की चर्चा हुई है, तो इसी में हम प्रमुख नगर लिख लेते हैं पहले कि कौन कौन से प्रमुख नगर के बारे में पता चला है गुप्त वंश में। तो नगर में हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला नगर लिखिएगा आप, हेडिंग क्या डालेंगे, गुप्त कालीन नगर। नगर के बाद में हम सीधा मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं पीढ़ी के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी ऐसा पूछता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख नगर कौन सा नहीं है, तो हम कर लेते हैं गुप्तकालीन नगर की कि कौन कौन से गुप्तकालीन नगर रहे। तो गुप्तकालीन नगर में दशपुर रहेगा, दशाण रहेगा, रीवा रहेगा, ठीक है। रीवा क्यों रहेगा, क्योंकि कौन सा अभिलेख मिला है यहाँ से, रीवा से, आप लोग बताइएगा, देउल कुटार का अभिलेख। कौन सा, देउल कुटार का अभिलेख, जो कि आपका कौन सा अभिलेख था यहाँ, मौर्यकालीन अभिलेख, ठीक है। तो रीवा, दशाण, दशाण के बाद दशपुर, ठीक है। रीवा, दशाण, दशपुर, दो और नगर थे इसमें, एक हो जाएगा आपका अवंती और एक हो जाएगा अनूप। अनूप क्या हो जाएगा, निमाड़ क्षेत्र में, ये निमाड़ वाला क्षेत्र है। सर दशाण वर्तमान, दशाण को विदिशा, विदिशा कहा जाता है। दशपुर का आपका क्या हो जाएगा, मंदसौर, और अनूप हो जाएगा निमाड़। निर्माण क्या लिखा है, निमाड़ क्षेत्र, निमाड़, ठीक है। एक हो जाएगा आपका अवंती, जो कि वर्तमान में आपको उज्जैन के नाम से दिखता है। ये प्रमुख नगर रहे गुप्तकालीन नगर, ठीक है। और एरन का नाम भी आता है इसमें, एरन का नाम क्या हो जाएगा, स्वभोग नगर, स्वभोग नगर, एरन, ये प्रमुख गुप्तकालीन नगर का नाम याद रखिएगा। अब इसी के बाद हेडिंग डालिएगा आप कि गुप्तकालीन, प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर, ठीक है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन सा है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए हम इसकी चर्चा करेंगे, गुप्तकालीन मंदिर। अब गुप्तकालीन मंदिर में सबसे पहले आप देखेंगे जबलपुर में, आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में विष्णु मंदिर है, जिसे कहा जाता है तिगवा का विष्णु मंदिर। क्या कहा जाता है, तिगवा का विष्णु मंदिर। कहां पर है आपका, जबलपुर। तो पूछा जाता है तिगवा में जो मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर, वो किस भगवान से संबंधित है, तो विष्णु भगवान से संबंधित है। कहां पर है, जबलपुर में। तो तीन बातें ध्यान रखना है, तिगवा का, जबलपुर में, कौन सा मंदिर, विष्णु मंदिर, और किस समय का, गुप्तकालीन का, ठीक है। अब इसके बाद सतना में आएगा भूमरा का शिव मंदिर, वो भूमरा नहीं, भूमरा, भूमरा का शिव मंदिर, शिव के आगे की मात्रा शिव, शिव मंदिर, ठीक है। कहां पर है आपका ये भूमरा का शिव मंदिर, सतना, मध्य प्रदेश। तो सतना में हो जाएगा भूमरा का शिव मंदिर। फिर नचना कुटार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुटार, नचना कुटार का पार्वती मंदिर, ये आपका पन्ना में है। पार्वती से अभी अपना प से पन्ना, ये कहां हो जाएगा आपका, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पन्ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि झांसी में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सर ये ललितपुर में है ना? अच्छा, दशावतार मंदिर ललितपुर में है। जी, यूपी ललितपुर। झांसी ललितपुर, झांसी काफी दूर हो जाता है, चेक कीजिएगा थोड़ा सा। यस सर, मैंने जो पढ़ा है ललितपुर। दशावतार मंदिर, बाकी आपने लाइव देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। दशावतार मंदिर जैसे कि आप, अच्छा देवगढ़ कहाँ पर है बताइए आपको, देवगढ़ कहाँ पर है, उससे डिफाइन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में होगा सर, हाँ जी, राजीव कुछ पूछ रहे हैं आप। यूपी। हाँ यूपी में, तो ये तो कंफर्म हो गया यूपी में है। अब यूपी में झांसी में है कि ललितपुर में, जैसे कि बता रहे कौन, चंचल बता रहे हैं, कौन बोल रहे थे अभी,
ललितपुर में कौन बोल रहे थे आप लोग में से? सर ललितपुर, सर ललितपुर। सर मैंने बोला। अच्छा, शबनम आपने बोला है, पर मैं तो चेक करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे खालिस्तान रखेंगे। आपने बोला है ललितपुर, और हम कह रहे हैं कि कहाँ पे, झांसी में है, और डिफाइन करेंगे कि आखिर ये देवगढ़ कहाँ पर है। तो देवगढ़ से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दशावतार मंदिर कहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी को चेक करना है, ठीक है, झांसी में है कि या फिर आपका ललितपुर में। फिर आखिर लिखिएगा आप भीतर गांव मंदिर, जो कि कानपुर में। पांचवा, भीतर गांव मंदिर, ठीक है, ये कानपुर, ये भी यूपी में। 3 मंदिर और चौथा कंफर्म हो जाएगा तो कहाँ पे, ये तो वैसे है भी यूपी में। तो 3 मंदिर मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे आपको। टिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक है। अब सर सांची का मंदिर भी तो है। हाँ जी, सांची का मंदिर है। सांची का मंदिर, सांची में अभिलेख भी है, सांची का स्तूप भी है, सांची का मंदिर भी है, तो ये भी आपका गुप्तकालीन हो जाएगा। अच्छा, केवल गुप्तकालीन है या फिर आपका जो मौर्यकालीन भी हो सकता है? हाँ जी, और एरण का होगा नहीं होगा? यहाँ पे एरण नहीं दिख रहा है, एरण में भी तो मंदिर है आपका, विष्णु मंदिर है एरण में। अगर 6 नंबर पर लिखिए आप, एरण में कौन सा मंदिर है आपका? विष्णु मंदिर। और ये कहाँ पर आपका? सतना लिखा। सागर। हाँ जी, सागर, ना कि सतना, सागर। शबनम को सब मंदिर पता है, लेकिन आप लोगों को एक भी मंदिर नहीं पता है। चलिए, कितने मंदिर याद रखिएगा आप लोग, सभी याद कर लीजिएगा लेकिन, ठीक है। और एक और चेक कीजिएगा, तिगवा का जो विष्णु मंदिर, ये कंफर्म जबलपुर में है या फिर आपका ये कटनी में, क्योंकि जबलपुर से ऊपर लगा हुआ आपका एरिया कटनी भी है, लेकिन मैंने जबलपुर ही लिखा है। आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कीजिएगा इसको भी, ये कटनी में है या फिर जबलपुर में, ठीक है। बहोरी बंद एक जगह आती है, बहोरी बंद, वहां पर ये दिखाई देता है। जबलपुर का एरिया, क्योंकि कटनी पहले जबलपुर में था, कटनी अलग हो गया जबलपुर से। सर कटनी जिले में है सर। कटनी जिला में कंफर्म? यस सर, कंफर्म सर। बाकी आप लोग भी चेक कीजिएगा, इसलिए मैंने बोला कि कटनी, पहले कटनी अलग था, अलग अब अलग हो गया जबलपुर से, तो अब कटनी में चला गया क्या? नहीं तो वो जबलपुर में था। तो यहाँ पे पब्लिक करके आप कटनी भी अब लिखिएगा। तिगवा का विष्णु मंदिर और बहोरी बंद क्षेत्र का नाम क्या है? बहोरी बंद। इतना तो एमबीबीएस नहीं पूछता है, ठीक है। ये छोटी छोटी जगह व्यापक पूछता है, आपको सिर्फ बड़ी बड़ी जगह का नाम याद रखना है जिले के रूप में, ठीक है। तो हमने मंदिर के नाम देख लिए, अभिलेख बचा है, तो अभिलेख के सिर्फ नाम की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभिलेख के बारे में पहले भी चर्चा की हमने। जैसे कि एरण अभिलेख मिलता है, वह एरण अभिलेख से क्या साक्ष्य मिले आपको सबको पता है, ठीक है। उदयगिरी अभिलेख, साथ में सूफिया अभिलेख, सांची अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, और मंदसौर अभिलेख के बारे में हमने चर्चा की थी स्कंदगुप्त के बारे में, कि स्कंदगुप्त को क्या माना है, स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया था वहां पर। बताइए जरा, पेज पलट कर देख लीजिएगा स्कंदगुप्त के बारे में मंदसौर अभिलेख में क्या कहा था, कि हुण का आक्रमण सबसे पहले कहां पर हुआ है? स्कंदगुप्त में। तो ये जानकारी कहां मिलती है आपको? मंदसौर अभिलेख में। तो सूफिया अभिलेख में क्या पढ़ा हमने? सूफिया अभिलेख से क्या पता चलता है? सूफिया अभिलेख से पता चलता है कि गुप्तों की वंशावली कहां से शुरू हुई है। सर भीतरी अभिलेख तो स्कंदगुप्त से संबंधित है ना? कौन सा? भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख। तो हूणों के आक्रमण, हाँ जी, हूणों का आक्रमण इससे जानकारी मिलती ना? ये मंदसौर अभिलेख से मिलती है भाई। ये स्कंदगुप्त से संबंधित आपका भीतरी अभिलेख है, ये मान रहे हैं, लेकिन आपकी जो ये जानकारी मिल रही है कि हूण का आक्रमण सबसे पहले हुआ है, तो वो मंदसौर अभिलेख है। बाकी क्रॉस चेक कीजिएगा और हमें बताइएगा अगर ऐसा ना हो तो, ठीक है। तो ये हमने गुप्त वंश से संबंधित, कल हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, लेकिन गुप्तोत्तर काल पढ़ने से पहले मौर्योत्तर काल की कुछ व्यवस्थाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे। साथ में हम गुप्त काल की भी देखेंगे कि कैसे यहाँ पर वर्ण, कैसे क्या सामाजिक व्यवस्था रही है, धार्मिक व्यवस्था कैसी रही है, अर्थव्यवस्था कैसी रही है, और अर्थव्यवस्था के बाद सामाजिक सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था कैसी रही है, ये गुप्त काल में हम कल देखेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम गुप्त काल की कैसे क्या व्यवस्था, साथ में मौर्य काल की व्यवस्था, फिर गुप्तोत्तर काल और राजपूत काल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट। सर। गुड नाइट बोलो। सर हाँ जी, सर वो भेज दिया सर मैंने अभी आपके पास, वो जिसमें अपना डाउट्स है ना सर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के वो वाला सर। जरूर पढ़ूंगा उसको, देखूंगा अभी। ठीक ठीक, मिल गया मुझे ना, चेक करके फिर बताऊंगा। गुड नाइट सर। मैं इसमें वीडियो में जब अपलोड करेंगे तो पिन कर देंगे। ओके सर। थैंक यू सो मच।